नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे वेरिकोसील के कारण, लक्षण, इलाज और परहेज के बारे में। तो ऊपर की अवरुद्ध गति वाली जो कुपित वायु होती है वह अपान वायु, नीचे की ओर यानी कि जो कमर होती है उसके नीचे की ओर की वायु को अपान वायु कहा जाता है। वह अंडकोश और पेट के निचले हिस्से में दर्द और सूजन करती हुई अंडकोश में जाकर बस जाती है। फिर उसके बाद अंडकोश की जो नाड़ियाँ होती है उसमें भयंकर सूजन और दर्द कर देती है। कुछ टेस्टिकल्स के डिजीज़ हैं जैसे कि एपिडिडाइमाइटिस, हाइड्रोसाइल, वेरिकोसील, ओर्काइटिस और स्पर्मेटोकिसील, हाइपोगोनेडिज्म, इनगुइनल हार्निया, टेस्टिकुलर टोरिज्म एंड जो अदर स्क्रोटल कंडीशन होती हैं वह इन सब के लगभग सेम कारण ही होते हैं। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोसील, वेरिकोसील और इनगुइनल हर्निया में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हाइड्रोसील होता है उसमें अंडकोश में पानी भर जाता है और एक चमड़े की थैली की तरह लटकता रहता है। बाहर से उसे छूने से एक चमड़े की थैली जैसा ही दिखाई देता है, जो कि रुक्ष भी होती है। वेरिकोसील में अंडकोशों की नसों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण वह सूज जाता है और वो थोड़ा बढ़ भी जाता है। इनगुइनल हर्निया में आंत अपनी झिल्ली से बाहर निकल जाती है, जो कि जांघ या उसके आसपास या फिर अंडकोश में जाकर गांठ उत्पन्न कर देती है। इस आंत का उतरना भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिकोसील के बारे में। तो ग्रेड 1 वेरिकोसील होता है, यह सबसे पहली स्टेज होती है। वेरिकोसील में नसों का एक गुच्छा सा बन जाता है। क्योंकि यह शुरुआती स्टेज होती है तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो हम ये वाल्सलवा मैन्युअर की मदद से उसको देख सकते हैं। इसके शुरुआत में हाई बीपी होना, हृदय की गति तेज होना, गुस्सा आना यानी चिड़चिड़ापन, हृदय की धड़कन एक आधी बार स्किप हो जाना, यह इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर ग्रेड 2 वेरिकोसील हम देखते हैं। तो यह वेरिकोसील की दूसरी स्टेज होती है। इसमें हल्की हल्की नसें दिखाई देने लग जाती हैं। पहले के मुकाबले थोड़ी सी सूजन भी अधिक हो जाती है और हल्का हल्का दर्द भी इसमें होना स्टार्ट हो जाता है। अगर यह टाइम पे ठीक न किया जाए तो धीरे धीरे शीघ्र पतन होना और नपुंसकता आना शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं हम ग्रेड 3 वेरिकोसील के बारे में। तो यह वेरिकोसील की तीसरी स्टेज होती है। इसमें साफ साफ नसें दिखाई देने लग जाती हैं, सूजन भी आ जाती है अच्छे तरीके से और इसमें दर्द भी बहुत होता है। इसमें अंडकोश में स्पष्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और इसमें दर्द इतना ज़्यादा होता है कि आदमी आराम से बैठ भी नहीं सकता और इसमें नपुंसकता आ जाती है, शीघ्र पतन की दिक्कत भी आ जाती है। अब हम आयुर्वेद के जो टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। एक होता है वातज वृद्धि। इसमें जो लक्षण होते हैं वो हाइड्रोसील के ही जैसे होते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोसील को ही वातज वृद्धि कहते हैं, क्योंकि इसमें भी जो चमड़ा की तरह थैली होती है उसके अंदर पानी भर जाता है। फिर आता है पित्तज वृद्धि। इसमें ओर्काइटिस और एपिडाइडाइमाइटिस की तरह ही लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें अंडकोश पके हुए गूलर के फूल के जैसे दिखाई देता है, जो स्पर्श करने में गर्म होता है। इसमें दर्द रहता है और जलन महसूस होती है। यह सब पित्तज वृद्धि की हम आम लक्षण अपने शरीर में वैसे भी देख सकते हैं। जब हमारा पित्त बढ़ता है तो शरीर में जलन और गर्म आदि हो ही जाता है। फिर उससे अगला आता है कफज वृद्धि। अगर हमारे शरीर में कफ बढ़ता है तो यह उसके अंडकोश में भी दिखाई देता है और अंडकोश का स्पर्श करने पर शीतल और भारी होता है, चिकना सा हो जाता है। मतलब बिल्कुल रूखा नहीं होगा, वह चिकनाहट होगी उसके अंदर और अंडकोश में खुजली सी मचती रहेगी और साथ साथ दर्द भी बना रहेगा। फिर उसके बाद आता है रक्तज वृद्धि। इसको कोनियम भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके लक्षण हैं वह इसी के जैसे हैं। तो जो अंडकोश काले रंग के पड़ जाएं या फिर उन पर काले चकत्ते से पड़ जाएं और पित्तज में जो लक्षण बताए गए हैं उनसे ही युक्त होता है। तो रक्तज और पित्तज की आगे चल के सेम चिकित्सा ही रहेगी। फिर उसके बाद आता है मेदोज वृद्धि। इसमें अंडकोश ताड़ के फल जैसे हो जाते हैं और जो लक्षण कफ की वृद्धि में होते हैं वह इसमें ही होते हैं। तो मेदोज की और कफज की दोनों की सेम चिकित्सा रहेगी। फिर उसके बाद आता है मूत्रज वृद्धि। मूत्रज वृद्धि में भी चमड़े की थैली में जैसे पानी भरता है वैसे ही अंडकोश हो जाते हैं। तो हाइड्रोसील को हिंदी में मूत्रज वृद्धि कहा जाता है और यही लक्षण वातज वृद्धि के भी मैंने बताए थे। यह दोनों के लक्षण सेम ही होते हैं, तो इनकी आगे चलकर चिकित्सा भी सेम ही होगी। फिर आता है आंत्रवृद्धि, जिसे इनग्विनल हर्निया बोलते हैं। इसमें आंत उतर के अंडकोश में चली जाती है या उसके आसपास गांठ को उत्पन्न कर देती है और जिसे हम आंत का उतरना भी बोलते हैं।
इंग्विनल हर्निया पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह लिंक है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में। तो वेरिकोसील के जो लक्षण हैं, स्टेज बढ़ने के साथ साथ इसका दर्द भी बढ़ता रहता है। अंडकोश पे कुछ भी लगने से बहुत ही तेज़ दर्द होता है। अंडकोश में या उसके आसपास बहुत दर्द होता रहता है। नसों का सूज जाना या शारीरिक कमजोरी आना, बेचैनी होना और यौन संबंध जैसी समस्याओं का सामना भी अगर आप कर रहे हैं तो यह इसके लक्षण होते हैं। अब इसके कारणों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्षमता से भारी वजन उठाने से, शरीर वात आदि दोषों के बढ़ने से, मलमूत्र वीर्य के वेग को रोकने से, चोट या दुर्घटना होने से, व्यायाम करते समय लंगोट के न पहनने से और मल त्याग करते समय बहुत जोर लगाने से, ऐसा कब्ज के टाइम में देखा गया है। तो यह सब कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिकोसील की चिकित्सा के बारे में। तो अगर आपको पता चल जाता है आपके लक्षणों से कि आपको वातज वृद्धि है, तो यह हाइड्रोसील है, तो ये वेरिकोसील नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए। फिर भी इसके जो नुस्खा है वह मैं बता देता हूँ। 1 गिलास हल्के गर्म गाय के दूध में आपको 1 चम्मच एरंड का तेल मिला लेना है। यह सुबह शाम खाली पेट सेवन करना है आपको। फिर उसके बाद आता है पित्तज वृद्धि। अगर आपको यह पता चल जाता है कि आपके शरीर में जो लक्षण है वह पित्तज वृद्धि के हैं, तो उसके लिए आपको वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, पाकड़, गूलर और बेत, इन सभी की छाल का चूर्ण बना लेना है। इन सभी की छाल आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। तो इनका चूर्ण बना के आपको घी के साथ अच्छे से घोट लेना है और इन घोटने के बाद जो पेस्ट बनता है उनका आपको लेप लगाना है। इसके अलावा लाल चंदन, मुलेठी, कमल, खस, नीलकमल, यह सब आपको पंसारी पे मिल जाएंगे। इन सबको बराबर मात्रा में लेके दूध के साथ पीसकर आप लेप लगा सकते हैं, तो भी आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। तो इसी के साथ इसमें रक्तज वृद्धि भी ठीक हो जाती है और काइटाइस भी ठीक हो जाता है, एपिडिडामाइटिस भी ठीक हो जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कफज वृद्धि। अगर आपको पता चल जाए कि आपको कफज वृद्धि हुई है, तो उसमें आपको उष्ण वीर्य द्रव्य को, जितने भी उष्ण वीर्य द्रव्य होते हैं, जैसे कि तिरकटू हो गया, अदरक हो गई, तो ऐसे कुछ उष्ण द्रव्य होते हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। तो उनको गौमूत्र के साथ आप गाढ़ा लेप तैयार करके लेप लगा सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। या फिर दारू हल्दी का काढ़ा बना लें, लगभग 100 ml के करीब काढ़ा बन जाएगा। काढ़ा बनाने की विधि, 2 गिलास पानी में 1 चम्मच दारू हल्दी का चूर्ण डाल दीजिए, उसको इतना उबालिए कि वह आधा गिलास बच जाए। आधा गिलास बच जाए जब उसको छान लीजिए, तो यह लगभग 100 ml के करीब बच जाएगा। इसके अंदर 50 ml ताज़ा गौमूत्र डाल दीजिए। इसका भी सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ होगा। इसके अलावा त्रिकटु और त्रिफला के सभी 6 औषधि, यानी कि त्रिकटु के अंदर आती है सोठ, काली मिर्च और पीपरी, और त्रिफला के अंदर हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये 6 औषधि आपको बराबर मात्रा में लेनी है और इन सब का बराबर मात्रा में लेके मिक्स करके इसकी 1 चम्मच चूर्ण 2 गिलास पानी में डाल दीजिए। उसको इतना उबालिए कि आधा गिलास बच जाए। आधा गिलास बचने के बाद आप उसको उतार कर छान लीजिए, यह इसका काढ़ा बन जाएगा। इसके अंदर आपको 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी जोखार डाल देनी है, यह आपको पंसारी पे मिल जाएगी। इसका सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं। यह मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मेदोज वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, और मेद माने तो होता ही मोटापा है। फिर बात करते हैं अंतर्वृद्धि चिकित्सा के बारे में। अगर आपको पता चल जाए कि आपको इंग्विनल हर्निया है, तो आप रासना, मुलेठी, गिलोय, एरंड की जड़, बरियारा और गोखरू, इन सभी को बराबर मात्रा में लेके काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने की विधि मैंने आपको बताई दी है। उस काढ़े में 1 चम्मच एरंड के तेल मिला लीजिए और सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से शीघ्र ही लाभ होगा। इंग्विनल हर्निया पे मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो लिंक चेक कर सकते हैं और वहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा 2 रोग और होते हैं, जो कुरंड रोग और बदरोग, जो टेस्टिकल्स के ही रोग होते हैं। इन दोनों में वैसे तो कोई खास कारण नहीं होते हैं, लेकिन यह दोनों अभिसंधी पदार्थ जैसे कि दही आदि के अधिक सेवन से, और जो भी पदार्थ पचने में अधिक भारी हो उनके सेवन से, और वात दोष कुपित हो जाने से जांघ के आसपास गांठ उत्पन्न कर देते हैं या फिर अंडकोश में दिक्कत कर देते हैं। इन दोनों में सिर्फ इतना ही भेद है कि जो कुरंड रोग होता है उसके अंदर पीड़ा नहीं होती, उसमें सिर्फ जो अंडकोश होते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। लेकिन जो बद है, जिसको हम भादी या बद्रम बोलते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है।
तो इनकी चिकित्सा आगे चल के हम वेरिकोसील की ही तरह होगी, जो भी वेरिकोसील की चिकित्सा बताई जाएगी वो इनकी भी चिकित्सा होगी। अब हम बात कर लेते हैं वेरिकोसील ट्रीटमेंट के बारे में। तो आयुर्वेद के हिसाब से देख लेते हैं पहले कि अलग अलग ग्रंथों में क्या दिया गया है। तो सरसों के बीज और बालवच यह दोनों आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएंगे। दोनों बराबर मात्रा में लेके पानी के साथ इसको पीस लीजिए, अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। इसको आपको अंडकोश पे लेप करना है, इससे सूजन और दर्द दोनों ठीक हो जाएंगे। यह लगभग आपको 1 महीने तक भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा चक्रदत्त और योग रत्नाकर में दिए गए हैं। इसके अलावा ब्रह्मदंडी और वबनेठी की जड़ को पीसकर चावल के पानी के साथ घोट सकते हैं। वबनेठी यानी कि ब्रह्मदंडी यह आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। चावल के अंदर पानी डाल दीजिए, जो उसका पानी ऊपर का सफ़ेद पानी बच जाता है उसको थोड़ी देर अगर चावल में ही रखे रहेंगे तो उसका जो चावल का जो रंग है, जो गुण है, वो पानी के अंदर आ जाएंगे। उसको हम चावल का पानी बोलते हैं। तो उसके साथ आप पीस लीजिए, घोट लीजिए। इसको भी आप अंडकोश पे अगर आप लेप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ साथ अगर आपके शरीर में गले में कहीं गांठ हो जाती है तो उसके ऊपर लगाने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा 1 चम्मच हरड़ का चूर्ण आप ले लीजिए, उसको लगभग 50 ml ताज़े गौमूत्र में डाल दीजिए। तो उसका जो चूर्ण है वह सोख लेता है गौमूत्र को। फिर थोड़ी देर बाद एक कढ़ाई में एरंड का तेल लीजिए, उस तेल को खूब गर्म कर लीजिए, फिर गैस को बंद कर दीजिए। फिर उस चूर्ण को जब वह सूख जाए अच्छे से, उस चूर्ण को एरंड के तेल में डाल दीजिए और 5 से 10 सेकंड के अंदर ही निकाल लीजिए। उसके वो काला ना हो पाए, वो जल ना पाए, उससे पहले ही उसको आप निकाल लीजिएगा। फिर आपको एक अलग से 1.5 गिलास पानी लेके उसको इतना उबालिए कि वह लगभग 1 गिलास के करीब बच जाए। उसको हल्का गुनगुना रहते रहते इस चूर्ण को आपको सेवन करना है। यह लगभग आपको 10 से 15 दिन सेवन करने से ही आप वेरिकोसील से निजात पा लेंगे। यह थोड़ा कठिन नुस्खा है, क्योंकि आपको डेली ताज़ा गौमूत्र लेके आना पड़ेगा और डेली इसी तरीके से ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी, लेकिन इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इससे बवासीर, कब्ज, पेट की बहुत सारी दिक्कतें और सभी प्रकार की अंडकोश की दिक्कतें, और इसके अलावा हाथी पाँव एक बीमारी होती है जिसे एलिफेंटाइटिस बोलते हैं। यह बहुत ही खराब रोग होता है, जल्दी से ठीक नहीं होता, तो यह इसके लिए भी बहुत ही अच्छा उपाय है। फिर जो नंबर 4 में हम बात करते हैं, एरंड के तेल के साथ माहिरी की जड़ का चूर्ण आप लेते हैं सुबह शाम खाली पेट, तो वेरिकोसील 1 महीने से भी कम में ठीक हो जाएगा। हालांकि चक्कर पाणी ग्रंथ में इसको 3 से 7 दिन के लिए ही बताया गया है, लेकिन पहले के टाइम में लोगों की इम्यून सिस्टम होता था वह बहुत अच्छा होता था। तो आज के टाइम में 1 हफ्ता, आप 1 हफ्ते से ज़्यादा यानी कि अगर 15 दिन या 1 महीने अगर आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है 5वें नंबर पे इंद्रायण, यानी कि जिसको हम गडुम्बा बोलते हैं। यह खेतों में अपने आप उग जाते हैं। किसी भी अगर आप किसान से पूछेंगे कि गडुम्बा है तो वह आपको दिखा भी देगा, तो आप आसानी से उसको ले भी आ सकते हैं। तो इसकी जड़ का चूर्ण लगभग 1 चम्मच लेके और 1 चम्मच एरंड का तेल मिला लीजिए और 1 से 2 गिलास जितनी भी आपकी इच्छा हो दूध के साथ सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से 1 महीने से भी कम में जितनी भी पुरानी से पुरानी अगर नसों का गुच्छा ही क्यों ना बन गया हो वेरिकोसील के अंदर, वह सब ठीक हो जाएगा। यह लगभग नुस्खा हर ग्रंथ में दिया गया है। यह 5 नुस्खे एक से बढ़कर एक हैं। अगर इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। फिर उसके बाद आता है 6ठा नुस्खा जो हमारा है जीरा, सूखा गोबर गाय भैंस का जो भी आपको मिल जाए, सूखने के बाद जो उपले बनते हैं उसका गोबर, हाउबेर, कूठ, बेर की छाल, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लीजिए पानी के साथ। फिर इसको गाढ़ा लेप बना लीजिए। इसको कांजी के साथ पीस कर लेप करने से सब प्रकार के अंडकोश के रोग ठीक हो जाते हैं। फिर रस सिंदूर की 2 चुटकी, 2 चम्मच सरसों का तेल और 2 चुटकी सेंधा नमक, इन सबको आपस में पेस्ट बना लीजिए। इसका लेप लगाने से जो ताड़ के फल के जैसे समान हुए अंडकोश भी ठीक हो जाते हैं। तो यह 7 नुस्खे, इनमें से कोई भी अगर आपको आसान लगे उनमें से आप कर सकते हैं। अभी हम होम रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके लिए आपको 100 ml ताज़ा गौमूत्र के अंदर 2 ग्राम दारू हल्दी मिला लेनी है। इसका सुबह शाम अगर आप खाली पेट सेवन करते हैं तो भी आपका 1 महीने के अंदर ही अंडकोश में सूजन, जलन, दर्द खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद अदरक का रस और 1 चम्मच शहद। अब आप बोलेंगे कि यह तो खांसी जुकाम के लिए हमारी दादी, नानी, मम्मी खिलाती थी, लेकिन यह अंडकोश के सूजन और दर्द के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। तो यह भी आप ज़रूर करके देखिएगा। और फिर त्रिफला के काढ़े में ताज़ा गौमूत्र पीने से 1 महीने के अंदर वेरिकोसील रोग नष्ट हो जाता है। यह योग त्रिफला के अंदर काढ़ा मिलाने वाला मैंने इसके
आगे लाभ नहीं लिखे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। सभी प्रकार के मूत्र के रोगों को, डायबिटीज़ को, किडनी उसकी बीमारियों को, मोटापे को, बहुत तरह के रोगों को यह ठीक करता है। फिर से अगला जो नुस्खा आता है, गाय के देशी घी को तरल कर लीजिए, यानी कि थोड़ा हल्का गर्म कर लीजिए। फिर उसके अंदर 1 चम्मच के करीब सेंधा नमक मिला लीजिए। ऐसी एक खुराक बना लीजिए, ऐसी एक और खुराक आप बना लीजिए। 2 खुराक बन जाएंगी। एक खुराक के पेस्ट को आप सुबह खाली पेट सेवन कर लीजिए और दूसरी खुराक को आपको अंडकोश पे लगाना है। तो किसी भी प्रकार का अंडकोश में दर्द क्यों ना हो या फिर कितने ही क्यों ना लटक गए हों, तो यह भी आपको लगभग 1 महीने के करीब में ठीक हो ही जाओगे। इसके अलावा कहीं आपने सुना भी होगा, पुराने वक्त में जब किसी के अंडकोश में वृद्धि हो जाती थी तो उसके कान बिंदवा दिए जाते थे। तो अगर किसी का दायां अंडकोश ज़्यादा लटक गया है तो दाएं कान को बिंदवा लीजिए। अगर बायां अंडकोश ज़्यादा लटक गया है तो बाएं कान को भी आप बिंदवा सकते हैं। यह आसपास आप जो भी बींधता हो उससे पता कर सकते हैं, या पुराने नुस्खे भी आप जो जिनको पता हो उनकी देख रेख में भी करवा सकते हैं। फिर उसके बाद अरहर जो होती है, दाल होती है, उसको पानी के साथ पीस लीजिए, हल्का सा गुनगुना करके। लेप लगाने से छोटे बच्चों के कई बार अंडकोश बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे बड़े भी लगा सकते हैं, मैंने कोई छोटे बच्चों के लिए इसको कोई नुस्खा दिया नहीं गया था। तो यह बहुत आसान और कारगर उपाय है, घरों में अवेलेबल होता है और इसका किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। जितने भी मैंने ये योग बताए हैं, किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बेझिझक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर अंडकोश पे चोट लग जाए तो थोड़ी सी हल्दी में अंडे की जर्दी मिला के लेप बना लें। अंडे की जर्दी, जो कच्चा अंडा होता है उसके जो अंदर का जो पीला पीला हिस्सा होता है उसे अंडे की जर्दी बोलते हैं। तो सिर्फ आपको पीला पीला हिस्सा लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला के आप उसको पेस्ट बना लीजिए और हल्का सा गर्म करके लगाने से अंडकोश पर लगी हुई चोट का, जो गुमचोट का जो दर्द है वह ख़त्म हो जाता है। फिर उससे अगला जो आता है, अगर अंडकोश में चोट लगने की वजह से कोई घाव हो जाए तो हमारे आसपास बहुत सारी कीकर लगी हुई हैं जिसको बबूली भी बोलते हैं, उसकी छाल आप उतार लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में खूब उबाल लीजिए, उससे अंडकोश को धोएं तो आपके घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं वैरिकोसील में क्या खाएं और क्या करें। तो वमन क्रिया, विरेचन क्रिया, बस्तीकर्म क्रिया, रक्तमोक्षण, स्वेदन कर्म, तो ये लोग ये पंचकर्मा होती हैं। वमन जिससे ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनके खाने से उल्टी आ जाती है, जिससे ऊपर का कफ दोष, जो हमारा जो भी दोष होते हैं ऊपर के वह निकल जाते हैं। विरेचन में कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जिनके खाने से हमें दस्त लगते हैं, जिनके नीचे से दोष निकल जाते हैं। रक्तमोक्षण में हमारी जो जोक लगा के हमारा जो गंदा खून होता है वह निकालते हैं। स्वेदन क्रियाएँ वो होती हैं आग के पास या फिर अन्य सेक करके पर्टिकुलर जगह पे भी कर सकते हैं, वैसे वहाँ से पसीना निकालते हैं तो उससे भी दोष निकालते हैं। तो यह सब आप आदि करें तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। उसके अलावा जो लेप बताए हैं वह आप कर सकते हैं। लाल शाली धान के चावल खा सकते हैं, एरंड का तेल, गौमूत्र, पुनर्नवा, हरड़, गोखरू, अश्वगंधा, त्रिफला, प्रियंगू आदि जितनी भी आयुर्वेद की औषधियाँ, इनका किसी न किसी प्रकार में सेवन करना आपके लिए लाभप्रद है। इसके अलावा सहजन का फल, परमल, पान, लहसुन, रासना, गाजर, शहद, गर्म जल, छाछ, यह सब भी आपके लिए विशेष प्रकार से लाभप्रद हैं, इनका भी आप सेवन करिए। उसके अलावा वैरिकोसील में क्या ना खाएं और क्या नहीं करना चाहिए, तो मलमूत्र आदि के साथ जो 13 अन्य वेग होते हैं शरीर में, उनको कभी भी रोक के नहीं रखना चाहिए। जब भी हमें मूत्र आए तो हमें जरूर करना चाहिए। इस बीमारी का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है मलमूत्र के वेग को धारण करना ही होता है। उसके अलावा साइकिल, मोटरसाइकिल और उबड़ खाबड़ रास्तों पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे अंडकोश में दर्द और ज़्यादा बढ़ता है। शारीरिक व्यायाम इस टाइम पे बंद कर देना चाहिए और हो सके तो लंगोट को धारण कीजिए ताकि अंडकोश एक जगह पर स्थिर रहें। अधिक भोजन न करें, अधिक पैदल न चलें, दही का सेवन बिल्कुल भी ना करें क्योंकि यह अभिषेंडी होती है। देर से पचने वाले पदार्थ का सेवन न करें, नॉन वेज, तली हुई चीज़ें, मैदा, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, यह सब न खाएं। उपवास और व्रत आदि जब तक यह रोग है तब तक न करें, संभोग न करें और शराब का सेवन न करें। तो यह थी आज की वीडियो, यह मैंने अपने ब्लॉग में डाली हुई है जो कि मेरी वेबसाइट www.ayurvedforlife.com पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाके भी पहुँच सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जगह जगह पे शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो मेरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उस पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।